बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, अब आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी एमसीक्यूज ऑफ पार्ट 2, जो कि मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों का टेस्ट लिया है जी व्हाट्सएप के ऊपर, और उसकी अब आंसर की मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये मैं इसलिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया और वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमें सिर्फ आंसर की सेंड कर दें, तो मैं उनके लिए भी ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो सकें, और जिन्होंने ये टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया था उनको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पता चल सके एज अ गेस फॉर फाइनल एग्जाम 2024। तो इसलिए टिल एंड आप लोगों ने मेरे साथ अटैच रहना है ताकि आप लोगों को सारे आंसर्स पता चल सकें और डिस्कशन के साथ आप लोगों के पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले अगर किसी ने मेरे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस, आपकी हेल्पिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो हम चलते हैं जी इस डिस्कशन के स्टार्ट पर। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्वेश्चन नंबर 1 था जी, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट ऑस्मोटिकली रेंडर्स द सेल सॉल्यूशन। आंसर था जी अल्फा डाइल्यूटेड, क्योंकि जहां पर भी हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट की बात आएगी तो हम लोग फौरन से जाएंगे डाइल्यूटेड एनवायरनमेंट की तरफ। अगर हाइपरटोनिक होगा तो हम कंसंट्रेटेड की तरफ चले जाएंगे। और इसके साथ साथ एक और चीज याद रखनी है कि हाइपोटोनिक को हाइपोऑस्मोटिक भी कहा जाता है और हाइपरटोनिक को हाइपरऑस्मोटिक भी कहा जाता है, यानी ये दोनों एक ही चीज के दो नाम है। नंबर 2, फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ पंप्स आउट एक्सेस वाटर बाय कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। बहुत आसान था। गिल्स, किडनीज और रेक्टल ग्लैंड्स का ताल्लुक फिशेस के साथ है, और स्पेशली जो मैरीन फिशेस हैं उनके साथ है। और जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं वो फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ यानी कि अमीबा, पैरामीशियम एटसेट्रा उसके साथ बिलोंग करते हैं। नंबर 3, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर एलिमिनेशन ऑफ यूरिया एज कंपेयर टू अमोनिया। ये भी आसान था कि यूरिया के लिए 1/10 यानी कि लेस देन अमोनिया, 10 टाइम्स लेस आपको वाटर रिक्वायर होता है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ यूरिया, जबकि अमोनिया के लिए 500 ml है, जबकि यूरिया के लिए 50 है। तो इसी वजह से ये 1/10 आंसर होगा। नंबर 4, इंसेक्ट्स आर द ओनली ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच एलिमिनेट एक्सक्रीटरी वेस्ट विद द फेसेस। तो ये वाहिद एनिमल्स हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ही है, यानी कि सेपरेट सिस्टम ही नहीं है। और माल पिजियन टिब्यूल्स जो हैं वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, और ये अपने फेसेस को और अपने यूरिन को, दोनों चीज़ों को एक ही जगह से बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, यानी कि इनके लिए कोई सेपरेट ओपनिंग नहीं होती। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोथर्म। तो हम ह्यूमिंग बर्ड, और दूसरा आप लोग की बुक के अंदर मेंशन है नेम बैट। और पीछे जो आपको 2023 के एमसीक्यूज की मैंने सारी वीडियोस अपलोड की थी, शेयर की थी, उसमें आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि जो डक बिल प्लेटिपस है, यानी कि जो एग लेइंग मैमल्स हैं, वो भी हेट्रोथर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसी वजह से आपने सिर्फ ह्यूमिंग बर्ड का नाम याद नहीं रखना, आप लोगों ने बैट का नाम भी याद रखना है। आप लोगों ने जो एग लेइंग मैमल्स हैं उनमें डकबिल प्लेटिपस स्पेशली उसका नेम भी याद रखना है। नंबर 6, स्क्लेरेंकाइमा फॉर्मिंग लॉन्ग वाटर कंडक्टिंग पाइप इन जाइलम। जहां पर भी कंडक्टिंग पाइप का जिक्र आएगा वहां वेसल्स, और वेसल्स का दूसरा नाम याद रख लें, ट्रैकिया भी ऑप्शंस में लिखा हो सकता है। तो ट्रैकिया और वेसल्स, और इस तरह से फाइबर्स और ट्रैकीड्स एक चीज के दो नाम है। और इसके बाद फिर जो स्क्लेरेट्स चार्ली ऑप्शन पे लिखा हुआ है, इसका सेकंड नेम आपको माइंड में होना चाहिए जो कि बुक में नहीं है, और अक्सर उसमें कंफ्यूजन हो जाती है, गलती हो जाती है। तो स्टोन सेल्स, स्टोन सेल्स इज द सेकंड नेम ऑफ स्क्लेरेट्स, तो ये भी आप याद रख लें। नंबर 7, क्लोजिंग ऑफ ट्यूलिप फ्लावर्स एट नाइट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ थर्मोनेस्ट्री। अब इसमें आप लोगों को याद रखना है कि जो क्लोजिंग ऑफ लीफ है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है, इस रिलेटेड कौन कौन सी वाली मूवमेंट्स हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि थर्मोनेस्ट्री एक तो मूवमेंट मैंने बता दी, एक फोटोनेस्ट्री भी आप लोगों ने पढ़ी होती है, जिसमें हम लोग फिर शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स उनका जिक्र करते हैं। और इसी तरह से जब आप लोग फिर वीनस फ्लाई ट्रैप का जिक्र करते हैं, वो वो जो है वो जी हेप्टोनेस्ट्री में आता है। तो ये सारे नेस्टिक मूवमेंट्स हैं। लेकिन थिग्मोट्रोपिज्म की बात करेंगे तो उसका वाइन्स के साथ ताल्लुक है। इस तरह से मिमोसा प्लांट जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होता है, वो रैपिड मूवमेंट्स है, लेकिन वो टर्गर मूवमेंट्स में आता है। तो इस तरह कौन कौन से वाले जो हैं वो प्लांट्स किस मूवमेंट के साथ रिलेट करते हैं, तो वो याद रखना है। तो ट्यूलिप फ्लावर का जब जिक्र आएगा तो हम थर्मोनेस्ट्री की तरफ जाएंगे। नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड बोन इन मैन। तो जितनी भी ह्यूमन स्केलेटन के अंदर पेयर्ड बोन्स हैं वो सारे नेम्स आपको पता हो, जितनी भी अनपेयर्ड बोन्स हैं वो सारे नेम्स भी आपको पता हो। तो फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्टर्नम, ऑल ऑफ दीज आर अनपेयर्ड बोन्स। तो रेडियस इज द पेयर्ड बोन। तो जितनी भी अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन्स हैं वो सारी की सारी पेयर्ड हैं। लेकिन जहां पर एक्सियल स्केलेटन की बात आती है उसमें पेयर्ड भी हैं और उसमें अनपेयर्ड भी हैं। तो वहां ज्यादा इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि कौन सी अनपेयर्ड है और कौन सी पेयर्ड है। नंबर 9, द जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सेस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ। ये बुक के अंदर डायग्राम मौजूद है,
और उस डायग्राम के अंदर इन्हीं जो है वो इन दो की एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन वहां पर अल्ना और रेडियस की एग्जांपल है। तो आप लोग याद रख लें, जो पिवट जॉइंट है ये साइनोवियल जॉइंट ही की एक टाइप है, जिसमें एक बोन दूसरी बोन के अराउंड मूव करती है, जस्ट लाइक अराउंड इट्स एक्सिस। और इसी वजह से एटलस मूव करती है अराउंड एक्सिस। जो हेड की मूवमेंट होती है, जो हेड रोटेशन होती है स्पेशली, वो इसी जॉइंट की वजह से होती है, पिवट जॉइंट की वजह से। बाकी बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट, दीज आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। तो साइनोवियल जॉइंट की तकरीबन 5 टाइप्स हैं, इसमें एक अभी नाम नहीं लिखा हुआ, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। और आपकी बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो आपको एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, एक बॉल एंड सॉकेट और हिंज जॉइंट, जबकि पिवट जॉइंट का डायग्राम में तो दिखाया गया है, उसको आगे फर्दर एक्सप्लेन नहीं किया गया। लेकिन आप लोगों ने एग्जांपल याद रख लेनी है, एक अल्ना रेडियस की एग्जांपल है, उन दोनों का आपस में जो जॉइंट होता है वो भी पिवट जॉइंट है, और एटलस और एक्सिस का भी जॉइंट पिवट जॉइंट होता है। नंबर 10, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल्स फाउंड थ्रू आउट एनिमल किंगडम, यानी सारे एनिमल्स में कौन से मसल्स है? स्मूथ मसल्स हैं। अब इस स्मूथ मसल का दूसरा नाम क्या है? विजरल मसल्स। ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर तीसरी बात इनके बारे में आपने क्या याद रखनी है कि दीज आर नॉन स्ट्राइटेड या अनस्ट्रिप्ड मसल्स, तो ये भी इन्हीं के बारे में बात है। तो ये तीनों बातें इसी मसल्स के बारे में आप लोगों ने याद रखनी है, ये तीन बातें और किसी मसल पर अप्लाई नहीं होती। स्मूथ का वर्ड, विजरल का मसल वर्ड, और अनस्ट्राइटेड का वर्ड जो है वो सिर्फ स्मूथ के लिए वर्ड यूज होता है। 11th हरी मसल ट्विचेस एंड कन्वर्जन अकर्स ड्यूरिंग टेटानी, ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम भी याद रखेंगे इसके साथ, काज रिलेटेड। तो जितनी भी बातें टेटानी के पैराग्राफ में लिखी हुई हैं, उन सब को आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है कि इनमें से कोई भी बात आपको ऑप्शन में लिखकर दी पूछी जा सकती है। नंबर 12 हरी थिक पार्ट ऑफ मसल विच कंट्रैक्ट ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ बोन इज बैली। तो ये आपको पीछे 2023 के एमसीक्यूज में भी मैंने बताया था ये बात कि ओरिजिन जो है ये एक ऐसा पार्ट है मसल का जो कि फिक्स है, एक इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा होता है, इंसर्शन मूवेबल बोन के साथ जुड़ा होता है, मूवेबल पार्ट होता है, और जो बेली होता है वो कंट्रैक्टाइल पार्ट होता है जिसमें मसल फाइबर्स होते हैं सारे। 13 स्विम ऑन लैंड, ये रिगलिंग की बात हो रही है, और रिगलिंग का प्रोसेस आपको एम्फिबियंस में मिलता है, यानी कि जिसमें एब्डोमिनल मसल्स को यूज किया जाता है और बेली को जमीन के साथ अटैच कर दिया जाता है, और लिम्स जो होते हैं दे आर हार्डली टचिंग द ग्राउंड। तो ऐसी मूवमेंट को रिगलिंग मूवमेंट कहते हैं, और इसको दूसरा नाम देते हैं स्विम ऑन लैंड, और इसका ताल्लुक किसके साथ था? एम्फिबियंस के साथ था। 14 बेसिक पीरियड ऑफ क्लॉक इन्वॉल्व इन बायोरिदम्स इज इननेट, ये इसी वजह से प्लांट्स में भी पाया जाता है। तो ये जितना भी बायोरिदम्स का प्रोसेस है जिसमें रेगुलर इंटरवल पर एक्टिविटीज रिपीट होती हैं, स्पेशली बिहेवियरल एक्टिविटीज, तो उन सब का ताल्लुक किस बिहेवियर से? इननेट, पहली बात। दूसरी बात, इननेट के अंडर आप लोगों ने फिर कुछ टाइप्स पढ़ी होती हैं, तो वो भी याद रख लें कि इननेट अगर नहीं लिखा होगा तो इंस्टिंक्ट लिखा हो सकता है, क्योंकि इननेट के अंदर फिर आप काइनेसिस भी पढ़ते हैं, रिफ्लेक्सेस का वर्ड भी आप लोग पढ़ते हैं, फिर टेक्सिस का वर्ड भी पढ़ते हैं। तो अगर इन चार ऑप्शंस में, यानी कि अगर ये सारी ऑप्शंस हो, तो उसमें से जो सही आंसर होगा वो फिर इंस्टिंक्ट होगा। तो इननेट के बाद जो वर्ड याद रखना है वो इंस्टिंक्ट याद रखना है। लेकिन अगर इन केस सपोज करें यहां पर आपको इननेट भी लिखा हो, इंस्टिंक्ट भी लिखा हो, और एक ऑप्शन को पिक करना हो, तो फिर आप बायोरिदम्स को इंस्टिंक्ट के साथ ज्यादा रिलेट करेंगे। नेक्स्ट वन 15 ड्यूरिंग बर्ड इनिशिएशन इन शूट ऑक्सिन्स आर सम टाइम एंटागोनिस्टिक टू साइटोकाइनिन, जितने भी हार्मोन्स एक दूसरे से एंटागोनिस्टिक हैं, जितने भी सिनर्जिस्टिक हैं, इन सब का आपको पेयर का नाम याद हो कि दैट पेयर इज एंटागोनिस्टिक पेयर, दैट पेयर इज सिनर्जिस्टिक पेयर। तो ये जो साइटोकाइनिन है और ऑक्सिन है ये एंटागोनिस्टिक है, फिर ऑक्सिन एंटागोनिस्टिक है एब्सिसिन से, फिर साइटोकाइनिन भी एंटागोनिस्टिक है एब्सिसिन, जिसको हम एब्सिसिक एसिड भी कहते हैं, जिब्रेलिक एसिड भी उससे एंटागोनिस्टिक है डिफरेंट एक्टिविटीज की वजह से। लेकिन जहां तक बर्ड इनिशिएशन की बात है और स्पेशली प्राइमरी ग्रोथ की बात है, यानी कि यूं कह लें कि जो इनिशियली प्राइमरी ग्रोथ होती है वो ऑक्सिन्स की वजह से होती है, और जो लेटरल ग्रोथ होती है वो साइटोकाइनिन की वजह से होती है। 16 बैलेंसिंग ऑफ बॉडी इज डिटेक्टेड बाय, तो कौन कौन से रिसेप्टर्स किस किस एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं या किस किस स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, तो वो आप लोगों ने सारे याद रख लेने हैं। तो मैकेनो रिसेप्टर्स का ताल्लुक बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, प्रेशर, टच, इक्विलिब्रियम, ये सारी चीजें मैकेनो रिसेप्टर्स यानी हेयरिंग का प्रोसेस, ये सारे मैकेनिकल प्रोसेस हैं, एक तरह से बायोमैकेनिक्स इसमें अप्लाई होती है, तो आप लोग इसको मैकेनो रिसेप्टर्स के साथ रिलेट करेंगे। नेक्स्ट वन 17 ड्यूरिंग रेस्ट हाउ मच मेम्ब्रेन पोटेंशियल एग्जिस्ट ऑन न्यूरॉन सरफेस। अब इसमें दो बातें हैं, एक तो ये -70 मिली वोल्ट्स वाला आप लोगों ने याद रखना है फिगर, लेकिन -0.07 भी आंसर हो सकता था अगर उसके साथ मिली का वर्ड ना होता, यानी कि अगर हम मिली वोल्ट्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं वोल्ट्स के अंदर, तो आप इसको 1000 पे डिवाइड कर देंगे, तो फिर आंसर आएगा -0.07 वोल्ट्स, फिर मिली वर्ड ना साथ नहीं लिखा होगा। तो इसी वजह से अगर
-0.07 वोल्ट लिखा होता तो वो भी आंसर होता, और अभी आंसर क्या आता है, -70 मिलीवोल्ट्स। नेक्स्ट वन 18, नॉर्मल स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स मैन में कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड है। मैक्सिमम स्पीड आपकी बुक ने मेंशन किया हुआ है 120 मीटर पर सेकंड। अब इसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, जो साल्टेटरी इंपल्स है उसकी स्पीड नहीं बताई गई आपकी बुक में, लेकिन ये बता दिया गया कि वो जंप करती है नोड टू नोड और वो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में होती है। अब जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर जंप करके आगे जा रही होती है नोड टू नोड, उसकी स्पीड डबल हो जाती है नॉर्मल से। तो ये याद रख ले अपने नॉलेज के लिए, क्योंकि ये एंटी टेस्ट में पूछा जा चुका है। साल्टेटरी इंपल्स की स्पीड आपकी बुक में नहीं लिखी हुई और वो यहां पर भी मेंशन नहीं है इन चारों ऑप्शंस में। साल्टेटरी इंपल्स की स्पीड मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं 200 मीटर पर सेकंड। तो आपने अपने ये नॉलेज में याद रख लेना है, लेकिन ये बात एंटी टेस्ट में पूछी गई थी। डेफिनेटली बोर्ड के एग्जाम्स में इसलिए नहीं आएगा ये क्वेश्चन क्योंकि ये आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन ही नहीं है। 19, फीलिंग्स ऑफ फियर एंड रेज। तो ये जो आपका लिम्बिक सिस्टम है उसमें 3 मेजर पार्ट्स, हाइपोथैलेमस, अमेग्डाला एंड हिप्पोकैम्पस, क्या क्या करते हैं वो सारी बात याद रखनी है। तो अभी बात हो रही है जी फीलिंग ऑफ फियर एंड रेज, तो ये इमोशंस के साथ ज्यादा रिलेट करता है अमेग्डाला, तो इसी वजह से इसका आंसर था बीटा ऑप्शन। सो हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी। हाइपोथैलेमस के बहुत सारे रोल हैं जो आप लोगों को 2023 के पेपर में भी पूछी गई थी बात, जैसे कि हंगर है और सेक्सुअल अरोजल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसी तरह से थर्मोरेगुलेशन का प्रोसेस है, ये सारा कुछ हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वन 20, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन मैन। तो पेयर पूछे जाएंगे तो 31 पेयर्स हैं, जैसे कि 2023 के पेपर में पूछा गया था, और अभी क्योंकि नंबर आपको बताया गया है या पूछा गया है तो आपने 62 आंसर देना है। इसी तरह से क्रेनियल नर्व्स का नंबर कितना है 24 और पेयर कितने हैं 12। अब टोटल पेयर्स आपकी बुक में मौजूद नहीं है लिखा हुआ, तो आप खुद से याद रख लेंगे दोनों को प्लस करके, यानी टोटल नंबर ऑफ नर्व्स इन मैन कितनी है वो 86 है, क्योंकि 62 में 24 प्लस कर लेंगे तो 86 आ जाएगा। और अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पेयर्स पूछे जाएंगे नर्व्स के इंसान के अंदर तो आप कहेंगे 43 पेयर्स, ये भी याद रख ले अपने नॉलेज में। 21, विच पेयर ऑफ हार्मोन्स कैन शो एंटागोनिस्टिक एक्शन टू ईच अदर। अभी मैं जैसे बता रहा था आपको कि आपने जितने भी पेयर्स हैं एंटागोनिस्टिक वो याद रखने हैं, जितने भी सिनर्जिस्टिक पेयर्स हैं वो याद रखने हैं। जैसे कि इसमें डेल्टा ऑप्शन आंसर है जी कैल्सिटोनिन पैराथार्मोन। अब एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन के बारे में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि एड्रीनालिन का फंक्शन आपने पढ़ा होता है कि वेजोडाइलेशन है, नॉर एड्रीनालिन वेजोकंस्ट्रिक्शन है, तो हमें लगता है कि ये शायद ये एंटागोनिस्टिक बिहेवियर शो करते हैं, बट ये सिनर्जिस्टिक हैं किस प्रोसेस के हवाले से, इन इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर, कि दोनों के एक्शन से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। बाकी यहां पर अगर आप कहेंगे जी सिनर्जिस्टिक और कौन है इसमें से कौन से वाला पेयर, तो LH और LTH और कार्पस ल्यूटियम की जो मेंटेनेंस है वो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन मिलकर करते हैं, तो इसलिए चार्ली ऑप्शन भी सिनर्जिस्टिक है। बाकी LH और FSH ना एंटागोनिस्टिक है ना सिनर्जिस्टिक है। 22, इनसाइड बिहेवियर इज द डैश, यानी कि आप इसमें कहेंगे जी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये नहीं जी ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को प्राइमेट्स में मिलती है, जिसमें इंसान आता है, गोरिल्ला आता है, चिंपैंजी, एप्स, मंकी एटसेट्रा, ये सारे आते हैं और ये सारे इनसाइड बिहेवियर शो करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि आप अपनी लॉजिकल रीजनिंग जो है उसको अब लेकर आएंगे बीच में, यानी कि आप लोग जो है वो एक अनएक्सपीरियंस जो आप लोगों का मैटर होता है उसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने उसको अपनी इनसाइट को यूज करना होता है। तो ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग है। जहां तक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग की बात है तो वो कौन है, वो हैबिचुएशन है, वो भी आप लोग याद रख लीजिएगा कि हैबिचुएशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग एंड इनसाइट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट चलते हैं 23 की तरफ। सो रिप्रोडक्शन इज द मैकेनिज्म दैट मेंटेन्स, अब ये स्पीशीज को मेंटेन करता है, यानी बाकी जो 3 आपको लिखी गई हैं ऑप्शंस, इंडिविजुअल, जनरेशन, कम्युनिटी, तो अगर आप कहेंगे जी लाइफ की बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स का ताल्लुक किसके साथ होता है, वो एक इंडिविजुअल के साथ होता है। लाइक फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन है या डाइजेशन है या इसी तरह से कोई भी और प्रोसेस है तो उसका ताल्लुक एक सिंगल इंडिविजुअल से होगा, बट रिप्रोडक्शन का ताल्लुक पूरे ग्रुप के साथ होगा, तो इसलिए इसमें सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज की बात होगी, तो चार्ली ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट वन 24, रिटेंशन ऑफ ओवरी, ये आ चुका है 2023 के पेपर्स में भी क्वेश्चन, तो रिटेंशन ऑफ ओवरी का ताल्लुक है फ्रूट सेटिंग, वहां पर पूछा गया था फ्रूट सेटिंग इज, तो आंसर था रिटेंशन ऑफ ओवरी। अब पूछा गया रिटेंशन ऑफ ओवरी, तो इसका आंसर है फ्रूट सेटिंग। जहां तक बात है पार्थिनोकार्पी की, कि ये फ्रूट की डेवलपमेंट है विदाउट फर्टिलाइजेशन, प्रोडक्शन कह लें, और इसी तरह से बाकी प्रोसेस भी इसमें साथ रिलेट नहीं करेंगे। रिटेंशन ऑफ ओवरी, फ्रूट सेटिंग। 25, कॉटन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ, तो ये जितना भी आप लोगों का वो टेबल बना हुआ है जी फोटोपैरेडिज्म के टॉपिक के अंदर, कौन कौन से लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, कौन कौन से शॉर्ट डे प्लांट्स हैं, कौन कौन से डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं, सब की एग्जांपल आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव आ सकता है, MCQ आ सकता है।
अभी कॉटन पूछा गया था तो वो डे न्यूट्रल प्लांट्स में आता है। जहां तक अगेन एक और बात मैं बता दूं, शॉर्ट डे प्लांट्स को हम लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स को शॉर्ट नाइट प्लांट्स भी कहते हैं। तो सम टाइम उनसे रिलेट करके अगर क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शंस में नाइट के साथ रिलेट करके भी लिखा हो सकता है। 26 P730 यानी कि जिसका मतलब क्या जी, ये P किसकी एब्रिविएशन है? वैसे तो ये पिगमेंट की है, तो हम यहाँ पर फाइटोक्रोम के हवाले से बात करेंगे तो ये खास पिगमेंट्स हैं। 730 इज द राइट लाइट सेंसिटिव पिगमेंट। कौन सी लाइट सेंसिटिव? ब्लू लाइट सेंसिटिव, ये भी याद रख लें। तो ये ब्लू लाइट सेंसिटिव पिगमेंट हैं जो कि दिन के वक्त जमा होते हैं और रात को ये फॉर्म गायब हो जाती है, और रात को ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? P660 में। और दिन के बाद P660 जो होता है वो गायब हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू 730। इसलिए 730 दिन के वक्त जमा होता है और P660 रात के वक्त जमा होता है। और ये जो P730 है ये डिमिनिश कब होता है? ये रात को डिमिनिश होता है और दिन को जमा होता है। 27 डक बिल इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ, पीछे बात हो चुकी है, ये एग लेइंग मैमल्स हैं, तो ये ओवो वीवी पैरस की कैटेगरी में आएंगे क्योंकि इनकी डेवलपमेंट भी इंटरनल होती है, फर्टिलाइजेशन भी बॉडी के अंदर ही होती है, बट जो प्रोसेस है बर्थ का वो इनमें नहीं पाया जाता। इन अदर वर्ड्स ये गिव बर्थ टू यंग वंस नहीं होता इनमें, ये एग ले करते हैं और उसके बाद फिर उस एग के अंदर से ऑफस्प्रिंग बाहर आता है। तो इसी वजह से इनको हम लोग कहते हैं ओवो वीवी पैरस। जो ओवी पैरस है उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और डेवलपमेंट जो है वो एक्सटर्नल है। जो वीवी पैरस है उसमें डेवलपमेंट इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, और वो गिव बर्थ टू यंग वंस, वो अपने बच्चों को पैदाइश देते हैं यानी कि जन्म देते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है? एग लेइंग मैमल्स हैं। 28 हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईच स्पर्मेटोसाइट या ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये चीज याद रखनी है कि किससे क्या बना, किससे क्या बना, फिर किससे कितने सेल्स बने, कौन से वाले सेल्स बने। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस आपको अच्छी तरह से पता हो, ओवोजेनेसिस का प्रोसेस आपको अच्छी तरह से पता हो। तो अभी पूछा गया था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्म्स जो प्रोड्यूस होते हैं ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दो स्पर्मेटिड्स को बनाता है, ये दो जो है वो सेकेंड स्पर्मेटोसाइट्स को बनाता है। फिर आगे हर सेकेंड स्पर्मेटोसाइट अपने जो है वो डिवीजन करके दो दो स्पर्मेटिड्स बनाता है, फिर आगे जाके फोर स्पर्म्स बनते हैं। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटोसाइट्स यानी सेकेंड स्पर्मेटोसाइट्स बने और चार आगे स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए। तो इसका आंसर था रिपीट ऑप्शन 2 and 4 रिस्पेक्टिवली। 29 प्राइमरी ओवोसाइट, अभी मैं जैसे बता रहा था कि आपको कि ओवोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो प्राइमरी ओवोसाइट और सेकेंडरी ओवोसाइट्स के बारे में क्या पूछा गया है कि इनमें से डिप्लॉयड कौन है, इनमें से हैप्लॉयड कौन है। तो प्राइमरी ओवोसाइट हो या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो ये डिप्लॉयड होते हैं, और सेकेंडरी ओवोसाइट हो या सेकेंड स्पर्मेटोसाइट हो ये हैप्लॉयड होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर था डेल्टा ऑप्शन, डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट 130 द गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन फीमेल इज अबाउट। अब दो बातें हैं अगेन इंपॉर्टेंट कि आपने जल्दी में आंसर नहीं देना, गलत हो सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन पूछी जाएगी तो 28 डेज, और अगर गेस्टेशन पीरियड पूछा जाएगा ह्यूमन फीमेल में तो 280 डेज, यानी कि सिर्फ जीरो का फर्क है। लेकिन अक्सर जल्दी में गलती हो जाती है, हमें लगता है 28 आंसर था तो हमने वो टिक किया, बाद में पता चला कि हम गेस्टेशन पीरियड की बात थी। तो इस वजह से आपने इसको थोड़ा जो है ना वो जरा पहले गौर से पढ़ना है, फिर उसके बाद इसको अटेम्प्ट करना है। 31 डैमेज टू बोन्स, जॉइंट्स, हार्ट एंड स्किन। तो जितने भी साइंस हैं, सिम्टम्स हैं किसी भी डिजीज की वो आपके माइंड में हो, क्योंकि आपको साइंस सिम्टम्स बताकर डिजीज पूछी जा सकती है, डिजीज बताकर साइंस सिम्टम्स पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको साइंस बताए गए हैं और इसका ताल्लुक साइफिलिस से है, तो गोनोरिया, जेनिटल हर्पस, एड्स, ये सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, इनको एसटीडीज कहा जाता है। तो इसमें से जो साइफिलिस है उसका ताल्लुक है जी डैमेज टू बोन्स, जॉइंट्स एंड हार्ट एंड स्किन ऑफ फीटस स्पेशली। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफ टेम्परेरी नेचर। तो इसमें से कौन जो है वो आर्जी तौर पर मौजूद होता है? इंटर कैलोरी मेरिस्टेम की नेचर जो है वो टेम्परेरी है, बाकी एपिकल मेरिस्टेम भी परमानेंट नेचर के हैं, लेटरल मेरिस्टेम भी परमानेंट नेचर के हैं, यानी कि ये दोनों कभी भी डिफरेंशिएट नहीं होते। लेकिन जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम है वो डिफरेंशिएट होकर बाद में लीफ में या फ्लावर में चेंज हो जाते हैं, तो इसी वजह से इनको टेम्परेरी नेचर का कहा जाता है। तो आंसर था बीटा ऑप्शन, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। 33 रूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन। ये आपको जो रूट्स की डायग्राम बनी हुई है, रूट की डायग्राम फेजेस ऑफ ग्रोथ चैप्टर नंबर 19, सो शुरू के टॉपिक्स हैं, तो उसमें जो रूट की डायग्राम है उसमें स्पेशली याद रखिएगा कि इलोंगेशन में कितना पोर्शन दिखाया हुआ है,
इसी तरह से जो डिवीजन वाला पोर्शन है वो कितना शो किया हुआ है, कितनी चीजें लेबल है, और मैचुरेशन के अंदर क्या क्या लेबल है। तो रूट हेयर्स आपको जोन ऑफ मैचुरेशन यानी मैचुरेशन एरिया में आपको दिखाई देंगे। जो रूट कैप है वो सबसे पहले होती है, उसके बाद फिर डिवीजन का एरिया होता है, फिर इलोंगेशन का होता है, और सबसे ऊपर यानी रूट्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो सबसे ऊपर मैचुरेशन का एरिया होता है। नेक्स्ट वन 34, फॉर मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ प्लांट्स द ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है। बहुत आसान था, मैक्सिमम ग्रोथ है, ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 टू 30 है। जहां तक 5 टू 10 वाली बात है तो यहां पर लोएस्ट ग्रोथ होती है, यानी सबसे कम ग्रोथ होती है, मिनिमम ग्रोथ कह लें। और कहां पर ग्रोथ जो है वो सीज हो जाती है, वो 35 टू 40 पर बिल्कुल रुक जाती है, प्लांट्स की डेथ शुरू हो सकती है। और 0 टू 35 पर भी कोई ग्रोथ नहीं होती। तो मिनिमम ग्रोथ 5 टू 10, मैक्सिमम ग्रोथ 25 टू 30। नेक्स्ट वन 35, विच अलाउज लेटरल बर्ड्स टू बी रिलीज फ्रॉम द एपिकल डोमिनेंस। तो ये आपने कंपेंसेटरी इफेक्ट पढ़ा होता है। एक तो हम टिप्स को रिमूव कर दें, अगर इनकेस एपिक्स को रिमूव कर दें तब भी लेटरल ग्रोथ शुरू हो जाती है, उसको भी कहते हैं कंपेंसेटरी इफेक्ट। और दूसरा साइटोकाइनिन अगर किसी प्लांट में ज्यादा होगा तो वो भी प्राइमरी ग्रोथ की डोमिनेंस नहीं होने देता, यानी इन अदर वर्ड्स वो लेटरल बर्ड्स को रिलीज कर देता है फ्रॉम द एपिकल डोमिनेंस। तो साइटोकाइनिन इसी वजह से एंटागोनिस्टिक भी है ऑक्सिन से, क्योंकि एपिकल डोमिनेंस कौन काज करता है, ऑक्सिन काज करता है। नेक्स्ट वन 36, इन द चिक द मेसोडर्मल सेल्स माइग्रेट मीडियली एंड कॉर्डली। ये जो चिक डेवलपमेंट वाला टॉपिक है जी, इसमें से शॉर्ट आ सकते हैं, लॉन्ग नहीं आएगा, कभी भी नहीं आया और ना आएगा अभी इस दफा भी। तो शॉर्ट में आपको जितनी भी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज हुई है, डिस्कॉइडल क्लीवेज है, एरिया पैलोसिडा, एरिया ओपेका, इस तरह से जोन ऑफ जंक्शन किसको कहते हैं, हैंसन नोड क्या है, प्रिमिटिव स्ट्रिक क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी याद रखनी है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी। तो इसमें आंसर क्या था जी, जो एक मीडियली थिकनिंग क्रिएट होती है या मिड लाइन थिकनिंग क्रिएट होती है उसको हम प्रिमिटिव स्ट्रीक का नाम देते हैं। स्ट्रीक का मतलब ही क्या होता है, मिड लाइन थिकनिंग। तो चार्ली इज द आंसर, प्रिमिटिव स्ट्रीक। 37, नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब इन द लोअर कॉर्डेट्स इज प्रोड्यूस फ्रॉम। ये जो आपको रोल ऑफ साइटोप्लाज्म का जो टॉपिक है, छोटा सा पैराग्राफ है, उसमें 4 तरह का साइटोप्लाज्म उसने एशिडियन के अंदर स्पेशली आपको बताया। और यहां पर लोअर कॉर्डेट्स का वर्ड मैंने मेंशन किया ताकि आपको पता चल जाए कि एशिडियन और लोअर कॉर्डेट्स एक ही चीज के दो नाम है, यानी कि उसी ग्रुप के अंदर वो शामिल होते हैं लोअर कॉर्डेट्स में। तो लोअर कॉर्डेट्स के अंदर ये 4 तरह का साइटोप्लाज्म, यानी येलो साइटोप्लाज्म, फिर इस तरह से ग्रे इक्वाटोरियल, ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म, ये जितने भी साइटोप्लाज्म हैं और उसके साथ जिस जिस सिस्टम का या जिस जिस स्ट्रक्चर का नाम मेंशन है वो जरूर याद रखना है। तो ग्रे इक्वाटोरियल साइटोप्लाज्म इसका आंसर था। बाकी येलो साइटोप्लाज्म हो तो मसल सेल क्रिएट होते हैं। इसी तरह से बाकी और भी चीजें हैं जो कि उसमें मेंशन है, तो वो आप अच्छे तरीके से याद रख लेंगे। नेक्स्ट वन है जी 36, 38, स्टडी ऑफ एजिंग इज कार्ड जेरेंटोलॉजी। बहुत आसान था, अगर आप एबनॉर्मल डेवलपमेंट की स्टडी कहेंगे तो टेराटोलॉजी है, और इसी तरह से अगर आप एजिंग की डेफिनेशन कहेंगे तो वो नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है, वैसे मॉर्फोलॉजिकल नहीं होता। अभी आंसर क्या था जी, स्टडी ऑफ एजिंग इज कार्ड बीटा ऑप्शन जेरेंटोलॉजी। 39, लॉबस्टर कैन रीजनरेट। अब रीजनरेशन के टॉपिक में आपने याद रखना है कि कौन सा एनिमल किस पार्ट को रीजनरेट कर सकता है या उसमें किस पार्ट को रीजनरेट करने की एबिलिटी मौजूद है। जहां तक लॉबस्टर की बात है तो वो अपने पिंसर क्लास जो होते हैं उनको वो कर सकता है रीजनरेट। अर्थवर्म जो है वो अपने हेड को रीजनरेट कर सकता है, लीजर्ड है वो अपने टेल को रीजनरेट कर सकती है, जो आर्म्स हैं वो स्टारफिश के अंदर रीजनरेट हो सकती हैं। तो इस तरह जिस जिस एनिमल ने जिस जिस पार्ट को रीजनरेट किया वो आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन 40, सो इसमें आंसर है 40 इज द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो शुगर केन के अंदर आप लोगों को बताया जाता है कि ऑलमोस्ट तकरीबन 80 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसी वजह से आप लोग उसको अगर हाफ कर लेंगे तो हैप्लॉइड नंबर बन जाएगा। तो ये 40 इज द हैप्लॉइड नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर केन। ह्यूमन के अंदर आप लोगों को 46 मिलते हैं, हैप्लॉइड नंबर 23 है। हनी बी में 32 होते हैं, हैप्लॉइड नंबर 16 है। और मॉस्किटो के अंदर आप लोगों को जैसे मेंशन है शायद 8 है या कितने, एनीवेज तो इसमें अभी आंसर क्या था रही हमारे पास, डेल्टा ऑप्शन शुगर केन। नेक्स्ट वन 41, क्रोमोसोम विद द सेंट्रोमियर नियर टू द सेंटर ऑफ द क्रोमेटिड। तो क्रोमोसोम्स की जो टाइप्स है यानी एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, वो सारी टाइप्स में याद रखना है कि सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है। तो जहां तक सेंट्रोमियर नियर टू द सेंटर है तो सब मेटा, अगर सेंटर में होता तो मेटा, अगर नियर टू दी वन एंड होता तो एक्रोसेंट्रिक, और अगर इन केस वन एंड पर होता तो टीलोसेंट्रिक। अभी आंसर क्या था जी, सब मेटा सेंट्रिक। 42,
In nucleosome, every dash nucleotides, the DNA duplex is coiled around a core of dash histone proteins. आसान था, हर 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद यानी एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड्स जो डीएनए होता है वो अपने आप को कॉइल करता है अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। तो वो जो आपको हिस्टोन प्रोटीन्स की टाइप्स बताई जाती है जी, H1, इस तरह से H2A, H2B, H3, H4, H5, लेकिन उसमें से वो मैंने आपको एक टॉपिक अपलोड किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर, न्यूक्लियोसोम का टॉपिक, उसमें सारी हिस्टोन प्रोटीन्स की आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। तो उसमें काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो 200 न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो उसका कॉइल अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन आपको मिलेगा। तो आंसर था चार्ली 43। Dash is the transfer of genetic material from one cell to the other and can alter the genetic makeup of the recipient cell। तो ये डेफिनेशन है ट्रांसफॉर्मेशन की, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, चैप्टर नंबर 20। अब चैप्टर नंबर 20 को भी अक्सर बच्चे इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि जी उसमें से लॉन्ग नहीं आना, लेकिन बच्चों याद रख लें कि जो चैप्टर 20 है वो इस वजह से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एंटी टेस्ट के अंदर उसमें से काफी चीजें पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए आप उसको एक दफा गो थ्रू जरूर करें। एनीवेज अब टाइम कम है तो फिर आप इसी वजह से जस्ट ये वाले जो एमसीक्यूज मैं अभी आपको बता रहा हूँ चैप्टर 20 से रिलेटेड वो जरूर याद कर ले। बाकी ग्रुप के अंदर मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर लिए हैं चैप्टर 20 के भी 26 के भी, यानी जिनमें से लॉन्ग नहीं आना था तो आप वहां से उसको देख लीजिएगा। और जिसने ग्रुप ज्वाइन करना है वो तरीका बताया हुआ है कि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेना है, अपने नाम अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर देना है +923466139239। तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। 44, अकॉर्डिंग टू द वाटसन एंड क्रिक डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। तो ये सारे डिस्टेंसेस याद रखने हैं। दो बेस पेयर का डिस्टेंस है जी 0.34 नैनोमीटर, अगर एंगस्ट्रॉम में आएगा तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। और फिर पूरे एक टन का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि टन के अंदर होते हैं 10 बेस पेयर्स, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आता है 3.4 नैनोमीटर। और अगर आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दें तो 34 एंगस्ट्रॉम। अभी टू बेस पेयर का डिस्टेंस पूछा गया था तो डेट इज आंसर इज 0.34 नैनोमीटर। नेक्स्ट वन 45 क्वेश्चन नंबर था, डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन एट लैगिंग स्ट्रैंड। क्योंकि जो पॉलीमरेज 3 है वो हमेशा नए न्यूक्लियोटाइड्स को 3 एंड पे लगाता है, और क्योंकि वो 3 एंड पे लगाता है तो डायरेक्शन हमेशा होती है 5 to 3, यानी ये इलोंगेट करता है टुवर्ड 3, और इसी वजह से आप लोग इसको याद रखेंगे 5 to 3। एक और चीज याद रखनी है कि प्राइमर किस एंड पर ऐड होता है, हमेशा 3 एंड पर, और पॉलीमरेज 3 किस एंड पर न्यूक्लियोटाइड्स लगाता है, हमेशा प्राइमर के 3 एंड पर, और इसी वजह से डायरेक्शन है 5 to 3। 46, सिकल सेल एनीमिया इज काज्ड बाय विच टाइप ऑफ म्यूटेशन। पहली बात तो बेस सब्स्टिट्यूशन, और इसमें कौन सी वाली बेस किस बेस के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाती है, यानी कौन सी बेस किसको सब्स्टिट्यूट करती है। तो ये याद रख ले, एडिनिन जो है वो सब्स्टिट्यूट बन जाता है थाइमीन का, यानी थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय एडिनिन, और उसकी वजह से ये डिजीज हो जाती है, और इसको हम लोग फिर बेस सब्स्टिट्यूशन में इसी वजह से रखते हैं। 47, विच वन इज अ स्टॉप कोडॉन। अब स्टॉप कोडॉन को याद रखने का तरीका क्या है, अभी पूछा गया नॉट अ स्टॉप कोडॉन, तो स्टॉप कोडॉन को याद रखने का तरीका या यग यगा। ये आप लोगों को 3 मैं टर्म्स बोल देता हूं दोबारा से, या यग यगा, यानी UAA या, UAG यग, और UGA यगा। तो इस तरह याद रह जाएगा जी स्टॉप कोडॉन कौन से वाले हैं। तो या यग यगा के अलावा अगर कोई भी प्रोनाउंसिएशन बन रही है, जैसे AUG आग बन रहा है, ये या यग यगा में नहीं आ रहा, तो ये कह रही है स्टॉप कोडॉन नहीं है। ये कौन है, ये इनिशिएशन कोडॉन है जो मिथियोनिन को डिटरमिन करता है। ये पास पेपर में इसका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट वन 48, प्री माइटोटिक फेज, ये भी पास पेपर्स में से पूछा जा चुका है। G2 फेज को हम प्री माइटोटिक फेज का नाम देते हैं, सिंपल, क्योंकि ये माइटोसिस से पहले होता है, इसको प्रेपरेटरी फेज भी कहते हैं फॉर माइटोसिस। 49, फुल सेल साइकिल इन यीस्ट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए 90 का फिगर मौजूद है, आप जल्दी में गलती कर सकते थे, 90 को आंसर दे सकते थे, लेकिन यू नो कि यीस्ट सेल में जो सेल साइकिल है वो 90 मिनट्स का है, आवर्स का नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आवर्स को काट देते हैं, मिनट लिख देते हैं, ये जी आंसर है। बेसिकली 90 मिनट्स को दूसरे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 1.5 आवर, यानी कि 1.5 घंटा। तो इसी वजह से आप लोग इसको 90 मिनट्स याद रख लें या 1.5 आवर्स के तौर पर याद रख लें, दोनों एक ही बात है। आखिरी जो क्वेश्चन जी इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इससे फिर हाफ टेस्ट हो जाएगा डिस्कस, और इंशाल्लाह बाकी 51 से 100 मैं अगली वीडियो के अंदर अपलोड करूंगा। इसलिए आप लोगों ने मेरे साथ अटैच रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि नेक्स्ट जैसे ही वीडियो आए अपलोड हो आपको फौरन से पता चल जाए, प्रेस कर लें बेल आइकॉन। तो लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जी, मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ माइटोसिस, दैट इज एनाफेज। व्हाई?
बिकॉज माइटोसिस का लिटरल मीनिंग सेल डिवीजन नहीं होता। माइटोसिस का लिटरल मीनिंग क्या होता है? डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम या डिवीजन ऑफ थ्रेड्स, क्योंकि माइटो मीन थ्रेड होता है। तो माइटोसिस क्योंकि डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम्स की सेपरेशन या उसके क्रोमाटिड्स की सेपरेशन हमें जिस फेज में मिलेगी, दैट विल बी द मोस्ट क्रिटिकल फेज, एंड दैट इज एनाफेज। और एक और चीज इसके बारे में याद रख लें, दैट इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। तो शॉर्टेस्ट फेज भी एनाफेज है और क्रिटिकल फेज भी एनाफेज है। यहां तक की सारी डिस्कशन हमने 50 क्वेश्चन तक कर ली है, और जैसे मैंने कहा कि ये 51 से 100 तक इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो के अंदर अपलोड करूंगा, और वो भी इंशाल्लाह जल्दी ही कर दूंगा, क्योंकि कल आप लोगों का फाइनल एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है। तो उससे पहले तक आपको सारे आंसर्स एक दफा पता चल जाएं। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे काफी फायदा हुआ होगा। अगर फायदा हुआ है जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और आगे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सबका हामी नासिर हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।